हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती जी के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, सर जेम्स विल्सन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन। भारत में आय कर किसके द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर जेम्स विल्सन। Income tax in India was introduced in 1860 by Sir James Wilson to meet the financial losses incurred by the British government due to the revolt of 1857। भारत में आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था ताकि 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई की जा सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एग्रीकल्चरल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1947, 1951, 1970 to 71, 1980 to 81। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1970 to 71। The agricultural census in India was first conducted during the year 1970-71 to collect data on the structure of agriculture including operational holdings। Question number 3, the Great Divide in the population growth of India refers to the year 1921, 1951, 1947, 1961। भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजन किस वर्ष को संदर्भित करता है? 1921, 1951, 1947, 1961। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1921। ग्रेट डिवाइड इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ refers to the year 1921, after which the population of India began to grow steadily, marking a significant shift from fluctuating trends of population growth before that year। भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजक 1921 का वर्ष है, जिसके बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी, जो उस वर्ष से पहले जनसंख्या वृद्धि के उतार चढ़ाव वाले रुझानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द करंट बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज 2004, 2010, 2012, 2015। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2012। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का बेस ईयर इंडिया में 2012 है। इट इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम स्पॉट प्राइस इन इंडिया इज रिकमेंडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, नीति आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP in India is recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices CACP to ensure remunerative prices to farmers for their produce and to encourage higher investment and production in agriculture। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा की जाती है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और कृषि में अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST in India is not correct? GST is a dual tax system where both the central and state governments levy tax on the same goods and services. The GST Council is responsible for making recommendations to the
union and state governments on issues related to GST. The rate of GST is uniform across all states in India regardless of local conditions. GST has subsumed various indirect taxes including central excise duty and value added tax. निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी एक दोहरा कर प्रणाली है जहां केंद्रीय और राज्य सरकारें समान वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती है। जीएसटी परिषद संघ और राज्य सरकारों को जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। जीएसटी की दर सभी राज्यों में समान है। स्थानीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धन कर शामिल है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द रेट ऑफ जीएसटी इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ लोकल कंडीशंस। ये जीएसटी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। While GST rates are standardized, there are different GST rates applicable to various goods and services, and states have the flexibility to impose additional taxes like state GST within certain limits. जबकि जीएसटी की दरें मानकीकृत हैं, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू अलग अलग जीएसटी दरें हैं और राज्यों के पास निश्चित सीमाओं के भीतर अतिरिक्त कर जैसे राज्य जीएसटी लगाने की स्वतंत्रता है। Question number 7. What is one of the primary functions of the Reserve Bank of India? Providing loans to the public, managing foreign exchange reserves, collecting taxes on behalf of the government, regulating stock market operations. भारतीय रिजर्व बैंक का एक मुख्य कार्य क्या है? जनता को ऋण प्रदान करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, सरकार की ओर से कर संग्रह करना, स्टॉक मार्केट संचालन को विनियमित करना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ द आरबीआई इज टू मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। द आरबीआई मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स these reserves to ensure the stability of the Indian rupee in global markets, facilitate international trade, and maintain financial stability. Other important functions of the RBI include issuing currency, controlling monetary policy, and regulating the banking system. आरबीआई का एक मुख्य कार्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना है। आरबीआई इन भंडारों को बनाए रखता और नियंत्रित करता है ताकि वैश्विक बाजारों में भारतीय रुपये की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जा सके और वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सके। आरबीआई के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना और बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द तेंदुलकर कमेटी? To suggest measures for banking sector reforms, to review the methods of measuring poverty in India, to recommend strategies for improving India's exports, to propose policies for increasing agricultural productivity. तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए उपाय सुझाना, भारत में गरीबी मापने के तरीकों की समीक्षा करना, भारत के निर्यात में सुधार के लिए रणनीतियां सुझाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीतियों का प्रस्ताव करना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टू रिव्यू द मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। तेंदुलकर कमेटी वाज सेट अप इन 2005 टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लेवल्स इन इंडिया। तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में भारत में गरीबी के स्तर को निर्धारित करने की मौजूदा पद्धति की समीक्षा के लिए किया गया था। Question number 9. What does the term demographic dividend refer to? The increase in national income due to an increase in the working age population, the reduction in population growth due to government policies, the rise in birth rates leading to a younger population, the benefits of international migration on the economy. जनसांख्यिकीय लाभांश शब्द किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन।
कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि। The term demographic dividend refers to the economic growth potential that can result from shift in population's age structure, particularly when the working age population 15 to 64 years is larger than the non-working age population. जनसांख्यिकीय लाभांश शब्द उस आर्थिक वृद्धि की क्षमता को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलावों से उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या गैर कार्यशील आयु वर्ग की तुलना में अधिक होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो कार्यशील आयु वर्ग है, जैसे 15 से 64 वर्ष की आयु का वर्ग है, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, BR अम्बेडकर, C सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन is widely regarded as the father of the green revolution in India. MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को पेश करने के साथ साथ आधुनिक कृषि प्रथाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में सफेद क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज नॉन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following components is not a part of the Physical Quality of Life Index PQLI? Infant mortality rate, literacy rate, life expectancy, gross national product per capita. निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के 3 कंपोनेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के 3 कंपोनेंट्स हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इंक्लूड होता है, और लिटरेसी रेट में द परसेंटेज ऑफ पीपल who can read and write in a population, and life expectancy में the average number of years a person can expect to live based on current mortality rates include होता है। शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक PQLI के 3 घटक हैं, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 13, where is the headquarter of the Small Industries Development Bank of India SIDBI located? न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लखनऊ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI इज हेडक्वार्टर इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इस्टेब्लिश्ड इन 1990। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द टर्म bank run refer to? A situation where a bank rapidly increases its loans, a scenario where depositors rush to withdraw their funds fearing the bank will become insolvent, a strategy used by banks to attract more customers, a government regulation to increase bank reserves. बैंक रन शब्द का क्या अर्थ है? एक स्थिति जहां एक बैंक तेजी से अपने ऋणों को बढ़ाता है, एक स्थिति जहां जमाकर्ता बैंक के दिवालिया होने के डर से अपने धन को तेजी से निकालने लगते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति
बैंक के भंडार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई एक विनियमन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एक ऐसी स्थिति जहां जमाकर्ता बैंक के दिवालिया होने के डर से अपने धन को तेजी से निकालने लगते हैं। A scenario where depositor rush to withdraw their funds, fearing the bank will become insolvent. बैंक के दिवालिया होने के डर से लोग अपनी जमा को बैंक से निकालने लग जाते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन। A bank run occurs when a large number of bank's customers withdraw their deposits simultaneously due to concerns about the bank's solvency. बैंक रन तब होता है जब बैंक के ग्राहकों की बड़ी संख्या एक साथ अपनी जमा राशि निकालने लगती है क्योंकि उन्हें बैंक की वित्तीय स्थिरता पर संदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क लोकेटेड? न्यू दिल्ली इंडिया, इस्लामाबाद पाकिस्तान, काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, काठमांडू नेपाल। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल. SAARC was established in 1985 to promote regional cooperation and development in South Asia. SAARC का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। SAARC की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नीति आयोग in India's governance structure? To implement government welfare schemes, to act as a policy think tank for the government of India, to regulate financial institution, to conduct monetary policy. भारत की शासन व्यवस्था में नीति आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, to act as a policy think tank for the government of India. भारत सरकार के लिए एक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, was established in 2015 to replace the Planning Commission. Its main role is to serve as a policy think tank for the government of India. Question number 17. The People's Plan in India was developed by जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, M.N. रॉय, सुभाष चंद्र बोस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, M.N. रॉय. People's Plan was a proposal for India's economic planning presented by M.N. Roy in 1944, focusing on socialist ideas and a decentralized economy. Question number 18. The trickle-down theory primarily suggests that benefits given to the wealthy will eventually benefit the poor. Government spending should focus on the poor. Economic policies should target the middle class. Benefits should be redistributed from the rich to the poor directly. ट्रिकल डाउन सिद्धांत मुख्य रूप से यह सुझाव देता है कि धनी लोगों को दी गई सुविधाएं अंततः गरीबों को लाभ पहुंचाएगी। सरकारी खर्च को गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आर्थिक नीतियों को मध्यम वर्ग को लक्षित करना चाहिए। धन को सीधे अमीरों से गरीबों में पुनर्वितरित किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेनिफिट्स गिवन टू द वेल्दी विल इवेंचुअली बेनिफिट द पुअर। धनी लोगों को दी गई सुविधाएं अंततः गरीबों को लाभ पहुंचाएगी। Trickle down theory argues that economic benefits provided to businesses and the wealthy, such as tax cuts or subsidies, will trickle down to the rest of society by promoting investment, job creation, and overall economic growth. ट्रिकल डाउन सिद्धांत का तर्क है कि व्यवसायों और धनी लोगों को प्रदान किए गए आर्थिक लाभ जैसे कर कटौती या सब्सिडी समाज के बाकी हिस्सों तक ट्रिकल डाउन होंगे, जिससे निवेश, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19. द बैंक रेट इज डिफाइंड एज
The interest rate at which commercial banks borrow from each other. The interest rate at which the central bank lends to commercial banks. The rate of interest on saving accounts offered by banks. The rate of interest charged on loans provided by banks to customers. बैंक दर को परिभाषित किया गया है. Right answer is option B. The interest rate at which the central bank lends to commercial banks. वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है. Bank rate is the rate at which the central bank, such as Reserve Bank of India, lends money to commercial banks. It is a crucial tool for monetary policy, influencing the cost of borrowing and overall liquidity in the economy. बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है. यह मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उधारी की लागत और अर्थव्यवस्था में कुल तरलता को प्रभावित करता है. क्वेश्चन नंबर 20. Who are referred to as the churning poor? People who consistently remain below the poverty line. People who occasionally move above and below the poverty line. People who have never been below the poverty line. People who are permanently above the poverty line. किसे चर्निंग गरीब कहा जाता है? लोग जो लगातार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, लोग जो कभी कभी गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे जाते हैं, लोग जो कभी भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे हैं, लोग जो स्थायी रूप से गरीबी रेखा के ऊपर हैं. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. People who occasionally move above and below the poverty line. Churning poor refers to individuals or households who experience frequent fluctuation in their economic status. They may rise above the poverty line during certain periods but fall back below it due to economic instability. चर्निंग गरीब उन व्यक्तियों या परिवारों को संदर्भित करता है जो अपनी आर्थिक स्थिति में अक्सर उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं. वे कुछ समय के लिए गरीबी रेखा के ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन आर्थिक अस्थिरता, सुरक्षित रोजगार की कमी या अन्य कमजोरियों के कारण फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर सकते हैं. यह समूह आमतौर पर अपनी आय में अस्थायी सुधारों के बावजूद गरीबी में गिरने का जोखिम उठाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर Agriculture and Rural Development was established based on the recommendations of which committee? चंद्रयान कमेटी, खैर कमेटी, B.R. अम्बेडकर कमेटी, शिवरमन कमेटी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? चंद्रयान समिति, खैर समिति, B.R. अम्बेडकर समिति, शिवरमन समिति. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शिवरमन समिति. NABARD was established in 1982 following the recommendations of the Shivraman Committee. Thank you. That's all for today.